नमस्कार। प्रणाम इंडिया न्याय की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति फायदे के लिए ही नहीं होती, राजनीति बदलाव के लिए भी होती है। और जो बड़े नेता होते हैं या जो बड़े नेता के रूप में स्थापित होते हैं, इतिहास जिनको बड़ा नेता बनाता है, वो फौरी राजनीति से जुड़े नहीं होते, वो दीर्घकालिक राजनीति को बनाते हैं, राजनीति की दिशा तय करते हैं, राजनीति कैसे हो वो तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दिनों जो राजनीति हो रही है सिर्फ बुरा ही हो रहा है। राजनीति को हमेशा इस नजरिए से देखा जाता है, चाहे जिस जमाने में जो लोग रहे हों, ये कहते रहे कि राजनीति बुरी चीज होती है। लेकिन राहुल गांधी जो राजनीति करने चले हैं, करने निकले हैं, उस राजनीति को देखिए तो ये पूरे देश की सियासत को बदलने वाली राजनीति है। अगर आपको थोड़ी सी बात को हम समझाना चाहें, बताना चाहें कि हम कहना क्या चाहते हैं, वो ये कि राजनीति तो 90 के दशक में भी बदली थी। मंडल कमंडल की राजनीति आई थी। उसके बाद से उस राजनीति को बदलने का फिर से अगर कोई काम हुआ तो वो यूपीए के गवर्नमेंट में हुआ था। राजनीति तब भी बदली थी जब गठबंधन की सियासत रोज सरकारें बनाती गिराती थी। प्रयोग के तौर पर बीजेपी की 3-3 सरकारें चली, 13 दिन 13 महीने और 5 साल या 4.5 साल की सरकार, तब भी राजनीति बदली। लेकिन आज जो राजनीति बदल रहे हैं राहुल गांधी, वो राजनीति उस राजनीति को बदल रहे हैं जो 90 के दशक के बाद से जो कमंडल की सियासत राम मंदिर के इर्द गिर्द इकट्ठा हुई और उस सियासत ने सत्ता पर कब्जा किया और उस सत्ता ने जन सरोकार की राजनीति से विमुख होकर उद्योगपतियों के पक्ष वाली राजनीति शुरू की, किसी तरह से सत्ता में बने रहने वाली राजनीति शुरू की और इसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करेंगे वैसी राजनीति शुरू की, तो देश का लोकतंत्र चरमराने लगा। देश की एजेंसियां, स्वतंत्र एजेंसियां गुलाम हो गई। न्यायपालिका में न्याय मिलने बंद हो गए। चुनाव आयोग रहा ही नहीं, एक अलग किस्म का काम करने लगा। तो अब इस लोकतंत्र पर चस्पा हो चुकी इस किस्म की राजनीति को बदलने के लिए क्या किया जाए? किससे लड़ाई लड़े, कैसे लड़े? भाई, सत्ता में जो होता है आमतौर पर जनता को लेकर के राजनीति की जाती है, लेकिन यहां धरना, प्रदर्शन, अनशन, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। डल्लेवाल जी 55 दिन से अनशन पर हैं, कोई मतलब नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जैसे अंग्रेजों के जमाने में यतीन्द्रनाथ दास 63 दिन अनशन करके इस दुनिया से चल बसे थे, वही दौर तो आज भी हम देख रहे हैं। क्या अंग्रेज का जमाना और क्या आजादी के बाद का जमाना, क्या बदला? तब भी अनशन करते हुए यतीन्द्रनाथ दास शहीद हुए, आज भी डल्लेवाल जी शहादत की ओर हर दिन बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से उनके पास कृषि मंत्रालय के सचिव स्तरीय व्यक्ति गए, उन्होंने कहा कि अनशन तोड़ दीजिए। डल्लेवाल जी बोले, मेरा आज का विषय डल्लेवाल जी नहीं है, लेकिन आज का जो विषय है उसको समझने के लिए उदाहरण जरूरी है। डल्लेवाल जी बोले, हम तो अनशन पर इसी हिसाब से बैठे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं दी जाएगी तब तक हम रहेंगे, प्राण चले जाए लेकिन अनशन जारी रहेगा। तो वो कहते हैं, सरकार की ओर से कहा जाता है कि देखिए जी, 17 फरवरी को सरकार आपसे अनशन पर बात करेगी। आप बताइए, 55 दिन 18 जनवरी को होता है, एक व्यक्ति अनशन पर है, उसका मल्टी ऑर्गन फेल्योर है,
और 18 जनवरी को 55 दिन होता है, और 17 फरवरी को यानी 31 दिन बाद 55 में 31 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 86 दिन बाद में आप उनके साथ बात करेंगे। 86 दिन तक वो जिंदा रहेंगे क्या? लाश के साथ बात करेंगे क्या? तो डल्लेवाल जी तो मरने के बाद भी कभी लाश नहीं होंगे, वो अमर होंगे, शहादत होगी उनकी, अपने लिए नहीं वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन लाश तो आज की सरकार बनी हुई है, लाश तो वो लोग हैं जो इस किस्म की बात करने गए हैं। हिम्मत कैसे हुई, हिमाकत कैसे की, ये समझिए यहां तक हम आ चुके हैं। कैसे लड़ाई लड़े, जनता के की बातों को लेकर कैसे लड़ा जाए? अगर गुस्सा दिखाए तो गलत, किसी के बारे में कुछ बोल दे तो गलत, उनको सारा हक है कि वो बोलेंगे। तो इस माहौल में राहुल गांधी ने एक बदलाव की सियासत की है। वो बदलाव की सियासत हमें धीरे धीरे दिख रहा है। हम तो पहले से देख करके भी नहीं देख पाए, समझने की कोशिश करते हुए भी समझ नहीं पाए। लेकिन पूरा दौर आप देख लीजिए, बीते 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने जो सियासत की है, और उसको आज के इस व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जोड़िए। मैं थोड़ी व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट पर आता हूं, तब पीछे से कनेक्ट करूंगा तो उसका मकसद समझ में आएगा। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट क्या है? व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट ये नहीं कि राहुल जी सफेद टी शर्ट पहनते हैं तो आप लोग भी टी शर्ट पहनिए, ये नहीं है। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि जो युवा हैं देश के, जो काम करना जानते हैं, पढ़ करके निकले हैं, काम खोज रहे हैं, उनको कैसे इंटर्नशिप उपलब्ध कराया जाए, वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हों, वो कैसे उनमें आत्मविश्वास आए। कभी अपोजिशन इस किस्म की राजनीति करे, आपने सोचा था क्या? आपने सुना था क्या? आपने देखा था क्या? जो सत्ता में रहती हैं उनके पास बजट होता है, उसका एक बजट निकाल के वो कुछ भी कर दे सकते हैं, खेलो इंडिया भी कर दे सकते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन अपोजिशन में रह के व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट चलाना, रोजगार खोज रहे युवाओं को जिनमें हुनर है उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ये एकदम नई बात है राजनीति में। युवाओं को कहा जाता है कि राजनीति में नहीं जाओ। हमेशा से हम लोग, आप भी होंगे, एग्जाम में प्रश्न आता होगा, लोग पूछते होंगे छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अरे छात्रों को भाग ही नहीं लेना चाहिए। नौकरी करने वाले को नौकरी छोड़ करके फुर्सत ही नहीं है राजनीति करने की। किसान खेती करें, और जो खेती छोड़ के किसान धरना प्रदर्शन पर आए वो किसान हो ही नहीं सकते, वो तो खालिस्तानी हो जाते हैं। तो फिर राजनीति कौन करे? राजनीति कौन करे? ये एक बात है। लेकिन राजनीति करने के लिए युवाओं को वो नहीं जोड़ रहे। एक मैसेज, एक कोशिश, एक सपना उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को करना चाहिए, वो अपोजिशन में बैठा हुआ नेता राहुल गांधी वो करते हुए दिख रहे हैं। अप्रिशिएबल है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और इसको एक मूवमेंट वो बना देना चाहते हैं। धीरे धीरे जब ये मूवमेंट बनेगा, बात आगे बढ़ेगी, तो आपको तो समझ में आएगा कि राहुल गांधी की सोच का विस्तार क्या है। सिर्फ टी शर्ट मूवमेंट बोल देना, लोग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, इतना भर नहीं है। उन्होंने जो टी शर्ट मूवमेंट चलाया है उसमें आप भी जाएंगे, खोल के देखेंगे, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है, उस ट्विटर में एक लिंक है, उस लिंक में आप जाइए तो आप देखेंगे एक आध फॉर्म है जिसको भरने की जरूरत है। तो युवा उसको भरेंगे, तो उसमें अपना नाम पता लिखने के अलावा वो लिखेंगे कि उसकी
वो क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और जब वो बताएंगे तो उनके हिसाब से एक डेटा उनके पास आएगा कि इतने लोग हुनरमंद हैं और काम खोज रहे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। अब देश में बहुत सारे संस्थान हैं जिनको ऐसे लोग चाहिए, लेकिन उनका डायरेक्ट उनको कनेक्शन नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म होगा जहां नौकरी देने वाला और नौकरी मांगने वाला दोनों वहां पर मौजूद होगा। ये प्लेटफॉर्म सरकारी स्तर पर तो बने हुए हैं, लेकिन वो कभी काम नहीं आए, काम आते तो ये दिन देखने न पड़ते। तो राहुल गांधी कहां सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपनी नेटवर्किंग को थ्रू कर रहे हैं युवाओं के बीच कि हमारी नेटवर्किंग का फायदा आपको मिले। अब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते देश में सबसे पुरानी पार्टी का नेता होने के नाते उनकी जो नेटवर्किंग है, उस नेटवर्किंग से इन युवाओं को वो जोड़ रहे हैं। जोड़ा तो विदेश की भी नेटवर्किंग से जा सकता है, लेकिन वैसे करने में जोखिम है। आज ही कह दिया जाएगा कि भाई हमारे रिसोर्सेस को विदेश भेजने वाली ये विदेशी ताकत वगैरह वगैरह, और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो राहुल गांधी स्थानीय लोगों को रिसोर्स के रूप में स्थानीय निर्माण के कार्य में ही उपयोग करने की एक रणनीति के साथ में आए। ये राजनीति है। जब युवा इस प्लेटफॉर्म से लाभान्वित होंगे, उसमें आत्मविश्वास आएगा, तो वो क्या करेंगे, इसी राजनीति को तो पसंद करेंगे। राहुल गांधी बोलने कभी नहीं जाएंगे कि आओ कांग्रेस से जुड़ जाओ, ऐसा ऐसा कर लो। ऐसा तो सब करते हो, तो फॉर्मल है, कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है तो निश्चित रूप से व्हाइट टी शर्ट एक मूवमेंट बन जाएगा। और ये मूवमेंट क्या है, उसका तो एक हिस्सा है जो मैंने बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म होगा और ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट सादगी का मूवमेंट है। ये मूवमेंट न्याय प्रियता का मूवमेंट है। जो मकसद है उस मकसद को मैं बता रहा हूं। सादगी, न्याय प्रियता, लोकतंत्र को बचाना, इस किस्म की चीजों को, सेक्युलरिज्म, सहिष्णुता, सद्भावना, भाईचारा, ये सारे फैक्टर्स इस सादगी, इस व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। ये राहुल गांधी जब बनाएंगे, मजबूत करेंगे, तो आप सोचिए, थोड़ा सा ठहर कर सोचने बोल रहे हैं। एक ऐसा देश में मूवमेंट चल पड़ा बिना बोले हुए, जिसमें कि हर युवा से बात कीजिए, उनमें नफरत है, एक कौम के प्रति नफरत है, आपस में भी जाति के आधार पर सुप्रीमेसी का भाव है, सुपरमेसी का भाव कि अहम ब्रह्मास्मि ना बोलिए, मैं सबसे बड़ा हूं, इस टाइप से। जिस युवा में देखिए, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको सबसे पहले जातीय अभिमान दिखता है। अरे जातीय अभिमान, देश के अभिमान, सामाजिक अभिमान बड़ा कौन होता है? जो दूसरों की मदद करे, दूसरों की मदद करने वाला भाव खत्म करके दूसरों को कोसने वाला भाव, दूसरों से नफरत करने वाला भाव, यही तो पूरे देश में हो रहा है। और इसमें क्या हुआ है, देखिए बेसिक बात क्या है, आप इसको प्रवचन के तौर पर मत लीजिए। मैंने, हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा हो कि आज कुछ अलग किस्म से बात कर रहे हैं। हम अलग किस्म से जरूर बात कर रहे हैं, चूंकि अलग किस्म की घटनाएं घट रही हैं। अभी उस पर आएंगे कि दिल्ली में राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं, वो एक राजनीतिक, विशुद्ध रूप से राजनीतिक बात होगी। बात तो अब भी हम राजनीतिक ही कर रहे हैं, लेकिन एक अलग टोन और एक अलग अंदाज में कर रहे हैं। वो ये है कि ये जो राजनीति की धारा चली है, जिसमें स्कूल्स लगातार देश भर में बंद हुए हैं। आप आंकड़े देख लीजिए, मैट्रिक पास करने वालों की तादाद परसेंटेज में घटी है, संख्या में स्थिर है। आबादी इतनी तेजी से बढ़ी, उतनी तेजी से मैट्रिक पास करने वाले नहीं बढ़ रहे, उतनी तेजी से प्राइमरी से हाई स्कूल जाने वाले नहीं बढ़ रहे।
उतनी तेजी से इंटर पढ़ने वाले नहीं बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करने वाले नहीं बढ़ रहे। मास्टर डिग्री तो अब घटते जा रहे हैं, पीजी कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ के क्या होगा, ये बात आ गई। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सियासत जो हुई, बीजेपी की जो सियासत हुई, वो ये हुई कि अधिक पढ़ाओ मत, और इसको नाम दिया गया स्किल डेवलपमेंट योजना, और ऐसी और वैसी। स्किल भी डेवलप नहीं हुआ, उस नाम पर उसकी पढ़ाई को, युवाओं की पढ़ाई रोक दी गई। जिसका स्किल डेवलपमेंट हुआ बता दिया गया है, सर्टिफिकेट दे दिया गया है, पूछिए जाकर के उनसे, उनका हाल जानिए, क्या वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। उन्होंने तो आगे की पढ़ाई भी छोड़ दी, पढ़ना लिखना उनका सत्यानाश कर दिया। ये स्किल डेवलपमेंट के नाम पर क्या आप उसको आगे पढ़ने का रास्ता बंद कर देंगे? यही हुआ है। इस नंबर ऑफ स्कूल्स घटे हैं, नंबर ऑफ कॉलेज बढ़े नहीं है। जो पहले से थे उसको भी नहीं बचाया, उसका भी बंटा ढार कर दिया। टीचर्स घटा दिए गए, प्रोफेसर्स की संख्या घटा दी गई। ये सारी चीजें, एजुकेशन से युवाओं को दूर किया गया। क्यों? क्योंकि ये अनपढ़ लेबर और सस्ता लेबर बने। हिंदुस्तान को सस्ता लेबर बनाने का हब में क्रिएट कर दिया जाए, और किसी को 7,000 8,000 की नौकरी दे दी जाए, और कहा जाए कि आपके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, और वो समझेगा भी, एहसान मानेगा भी। जब हमारे पास खाने के लिए पेट में रोटी नहीं होगी, तो रोटी का इंतजाम करने लायक अगर 7-8 हजार रुपया हमको मिलेगा, तो हम जो भी नौकरी देगा उसका हम एहसान मानेंगे। ये वही बात हो गई जो वो किस्सा है ना, कि हिटलर ने अपने हाथ में एक मुर्गी का चूजा ले लिया, बच्चा, और उसका एक एक चूहा उतार दिया, लाल कर दिया, खून खून कर दिया, और उसके बाद उसको नीचे उतार करके दाना फेंकना शुरू कर दिया, और फिर वो आगे बढ़ने लगा। वो घायल चूजा भी खाने के लिए उस व्यक्ति हिटलर के पीछे पीछे चल रहा था, और उसने कहा देखो यही लोकतंत्र है। उसने लोकतंत्र को ऐसे परिभाषित किया कि जनता को जितना सताओगे, जनता उतना पीछे पीछे चलेगी। यह है लोकतंत्र, हिटलर का लोकतंत्र। इसी को हिटलर शाही बोलते हैं। लोग बातचीत में आप लोग बहुत इस्तेमाल भी करते होंगे, हिटलर शाही चल रही। हिटलर शाही का मतलब यह नहीं कि चाबुक ही मारना होता है। हिटलर शाही का मतलब खौफ पैदा करना होता है, और खौफ कई तरीकों से पैदा किया जा सकता है। देश इस दिशा में बढ़ रहा है, इसके समांतर समझिए। अब समझिए, आप जितना इस पहलू को समझेंगे, इस पर गौर करेंगे कि देश बढ़ा कहां है। पिछले 2 दशक से 1 दशक से देश कहां पहुंचा है, किस दिशा में बढ़ा है। तो जब से यह सरकार आई है, हिंदू खतरे में है भाई। 80% से ज्यादा आबादी, लेकिन हिंदू खतरे में है। जब से ये सरकार आई तो अरे मुसलमान तो पूरे देश में आ जाएंगे, ये मुगल वाले हैं, ये विदेशी वाले हैं। वही मुसलमानों का खौफ, मुसलमानों को डराया गया शासन से। अगर कोई बुद्धिजीवी है तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दो, उसको अर्बन नक्सल बोल दो, उसको किसी और तरीके से हतोत्साहित करो, किसी को भी कहो कि वो देशद्रोही है, किसी को भी कहो कि गद्दार है। अरे हमारे देश में इतने गद्दारों की संख्या बढ़ गई मोदी सरकार में। गद्दार ही गद्दार नजर आते हैं, जिसको देखो वही पाकिस्तान से मिला हुआ है, चाइना से मिला हुआ है, विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है, सोरोस के हाथों में खेल रहा है। तो तुम कद्दू छील रहे हो क्या? कैसी सरकार चला रहे हो कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे रहते हुए सब नफरत का ही वातावरण है। किसी को किसी से डर लग रहा है, किसी को किसी से डर लग रहा है। देशभक्तों की संख्या घट गई। वही चंद लोग देशभक्त हैं जो सरकार चला रहे हैं, बाकी सब तो देश विरोधी है। इस माहौल पर मैं गौर करने के लिए बोल रहा हूं। ये भाषण तो बहुत लोग दे सकते हैं, लेकिन इस बात को उद्देश्यपूर्ण तरीके से समझने की जरूरत है।
ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरी राजनीति को उसी चूजे की तरह अपने पीछे पीछे चलाने की अवस्था में डाल दिया गया है। घायल रहो लेकिन हमारे पीछे चलो। लोकतंत्र को ऐसा ही बना दिया गया है। चुनाव आयोग पूरा करिश्मा कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं। राहुल गांधी ने बीते दिनों कहा इंडियन स्टेट से हमें लड़ना पड़ रहा है। तो ये लड़ाई क्या है? जब हमें चुनाव आयोग से भी लड़ना पड़ेगा, जब हमें सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जब हमें ईडी सीबीआई ही हमें अपना दुश्मन लगने लगेगी, जबकि आम जनता तो सहयोग करती है, एजेंसियों को पुलिस आती है तो सहयोग करने का शब्द इस्तेमाल होता है, आप हमें सहयोग कीजिए, और जनता सहयोग करती है। लेकिन सहयोग क्या करेंगे? पुलिस आ जाएगी तो हम तो डर के मारे हार्ट फेल हो जाए। ये हालात बना दिया गया, इतना खौफ पैदा कर दिया गया। तो आप ये समझिए, ये सिस्टम इंडियन स्टेट को जनता विरोधी बना दिया गया है। तो जनता क्या करे? सरकार से लड़ने जाए तो उसके पक्ष में सब लोग खड़े हैं। भाई बोले नहीं कि आप ट्वीट कुछ किए नहीं कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप खिलाफ में बोलेंगे, आपके घर में कुछ कोई दूसरे मामले में आपको पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। भाई किसी का घर गिरा दिया जाएगा, किसी के घर की बिजली काट दी जाएगी और कहा जाएगा देश में सबसे बड़ा चोर यही था, देश में सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी यही था। तो आवाज ही मत उठने दो। तो ऐसे में इस सिस्टम से लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी ने जो तरीका इजाद किया है, इसकी तुलना आप प्री इंडिपेंडेंस एरा में गांधी जी के उस इनोवेशन से कर सकते हैं जो आंदोलन में उन्होंने किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रभु आप तो सरकार हैं लेकिन हम आपका विरोध करेंगे, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे आपकी आज्ञा से आपके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। एक नई किस्म की राजनीति उन्होंने शुरू की। नमक सत्याग्रह इनोवेशन था। भाई हम नमक बनाएंगे, हम तो निर्माण का कार्य कर रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? लेकिन उसी नमक बनाने में, उसी सविनय अवज्ञा में, उसी सत्याग्रह में जनता जागरूक हुई, अंग्रेज डरे और एक समय बाद उनको भागना पड़ा। आज राहुल गांधी उसी दिशा में जा रहे हैं। हम युवाओं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम युवाओं को बुला रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, चाहते हैं कि वो क्या जानते हैं, और जो जिनको जरूरत है उनसे उनको क्लब कराएंगे, उनको जॉब दिलाएंगे। दोनों का मकसद एक है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन करके जनता को सशक्त बनाने की कोशिश की, स्वदेशी आंदोलन चला करके हथकरघा में आपको सुई क्या बोलते हैं, रुई से जो धागा बनता है, जो चरखे हुआ करते थे, चरखा से धागा बनाने का, उस धागा को खरीदना बेचना, इसका एक सिस्टम डेवलप हुआ। आप सबने अपने जीवन में देखा होगा कि गांव में कोई एक पाव सूत काट देता है तो उसको इतना रुपया मिल जाता है, और महिलाएं उसमें लगी रहती थी कुछ सूत काट दें ताकि वो क्या था? आत्मनिर्भर बनाना। ये आत्मनिर्भर बनाने की एक कई टेक्निक होती है। मनरेगा एक अलग किस्म से कोशिश थी। मनरेगा अगर काम नहीं भी है तो कुआं खोदवा दो, काम में लगाओ, काम करोगे, कुआं खोदोगे, हम पैसा देंगे, पब्लिक के पास पैसा आएगा, वो थोड़ी मजबूत होगी। देश की अर्थव्यवस्था में भी पैसा जब घूमेगा तो जीडीपी स्ट्रांग होगी। तो मनरेगा भी एक ऐसा ही कार्यक्रम था जो सरकार की ओर से चलाया गया था। लेकिन विपक्ष में रह के क्या करें? मनरेगा तो चला नहीं सकते, विपक्ष के पास बजट कहां से आएगा? तो राहुल गांधी ने एक नई बात शुरू कर दी है। इससे जनता आत्मनिर्भर होगी, आत्मविश्वासी होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, और इतनी भी पैरों पर भी खड़ी होगी कि राजा बन जाएगी, नौकरी जैसी बात होगी। लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा
तो वो घायल चूजे की तरह पीछे पीछे नहीं करेगी, चलेगी, वो सवाल करेगी। और सवाल में दम होता है, सवाल ही सब कुछ है। सवाल अगर हम करना सीख जाए तो बड़े बड़े लोग सवाल से डर करके खामोश हो जाते हैं। और जब हम योग्य आदमी जब उनके गुस्से पर खामोश होता है तो गुस्सा करने वाला भी थर थर कांपता है। खामोशी में दम भी होता है और खामोश करने का की क्षमता भी होती है। ये थोड़ा इधर उधर की बात हो गई, लेकिन आगे समझिए, राहुल गांधी की जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट है उसके पीछे की जो मंशा है, उसकी कोशिश है, उसको मैंने बताने की कोशिश की है। अब थोड़ा पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आते हैं एकदम टर्न होते हैं। लता मंगेशकर भी गाती है ना गाना, कभी हंसती हुई गाना गाने लगती है, अचानक रोने वाला गाना गाने लगती है, कभी सैड सॉन्ग, कभी अलग अलग किस्म से। तो अब मैं भी टर्न बदल रहा हूं। दिल्ली की सियासत एकदम से बदलने जा रही है। दिल्ली की सियासत में कांग्रेस ने जो एंट्री मारी है वो एंट्री साधारण नहीं है, असाधारण एंट्री है। दिल्ली की जनता कराह रही है, लोकल गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। आज मैं देख रहा था, अजय माकन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत महत्वपूर्ण, हम लोगों का ध्यान नहीं जाता था, उन्होंने ध्यान दिलाया। कहा कि कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो केंद्र में भी हम 7 सीट जीतते थे, एक बार 6 जीते, एक बार 7 जीते, और दिल्ली में भी सरकार में होते थे। लेकिन ये कैसी सरकार है दिल्ली में कि बीजेपी लोकसभा जीत ले और आम आदमी पार्टी विधानसभा जीत ले? ऐसा तो चमत्कार कभी देखा ही नहीं गया था। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब कि इन दोनों में नूरा कुश्ती है, एक बंटवारा है। तुम स्टेट में लड़ो, हम नेशनल में रहेंगे। इस बार थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया था क्योंकि वो जेल जाना और तमाम तरह की बातें थी, लेकिन वो सब बातें आप जानते हैं, कब जेल में जाना है, कब जेल से छुड़ाना है, कब जमानत रोकनी है, कब जमानत देनी है, कब कौन सी धारा लगेगी, कब किस धारा को नहीं लगाना है, ऐसा आदेश आ जाएगा। सब कुछ प्री डिफाइंड है, वो पहले से निश्चित है, पहले से तय है। किसको कितने दिन बाद जेल से आना है, किसको कितने दिन तक जेल में रखना है, सब कुछ निश्चित है, प्रेडिक्टेबल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस किस्म से चीजें चली। अजय माकन की बात में दम था। अजय माकन ने एक बार अरविंद केजरीवाल के लिए एंटी नेशनल शब्द का उपयोग किया था, वो भी आपको याद है। लेकिन मैं ऐसी बातों का समर्थन नहीं करता। मैं पहले ही कह रहा हूं कि एंटी नेशनल कौन है, हम और आप तय नहीं करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा कि कौन एंटी नेशनल है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि तब तो सब एक दूसरे को गद्दार कहने लगे। मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन ये बात जो अजय माकन ने कही, लाख टके की बात कही कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसी बात है कि आप यकीन मानिए, दिल्ली में जब से कांग्रेस का पदार्पण इस चुनाव में गंभीरता से हुआ है, ये चुनाव बदल चुका है, बहुत तेजी से बदला। अब बदलने का मतलब क्या है? बदलने का अलग अलग मुंह से अलग अलग मतलब होता है। बदलने का मतलब ये भी हो सकता है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। बदलने का मतलब ये भी हो सकता है कांग्रेस सत्ता में तो नहीं आएगी लेकिन किंग मेकर के रोल में आएगी। बदलने का मतलब ये भी हो सकता है कांग्रेस अपनी सेहत सुधारे या न सुधारे, किसी को तो नुकसान करेगी। बदलने का मतलब ये भी होता है कि कांग्रेस अपने वोट परसेंटेज में इतना इजाफा कर ले कि सीट में हो ना हो पार्टी खड़ी हो जाए, और भी बहुत सारे बदलने के मतलब हो सकते हैं। लेकिन इस राजनीति में, दिल्ली की सियासत में आप देखेंगे, या तो अरविंद केजरीवाल का फ्री बीज चलेगा। फ्री बीज बोलने में सुविधा है, इसलिए मैं जब भी बोलता हूं तो इस शब्द पे ग्लानि महसूस करते हुए बोलता हूं। जनता के लिए मुफ्त सुविधाएं देना आज की तारीख में
फ्री बीज नहीं है, क्योंकि जनता से तो छीना जा रहा है। आप क्या सुविधाएं देंगे, क्या सुविधाएं देंगे? अरे हम जितना टैक्स देते हैं, उद्योगपति हमसे बहुत कम टैक्स देते हैं। जनता जितनी टैक्स दे रही है उससे बहुत कम कॉरपोरेट टैक्स दे रहा है। पहले जमाना हुआ करता था, कॉरपोरेट वाले ज्यादा टैक्स देते थे और आम आदमी कम देता था, ये राहत थी। आज राहत का मतलब बदल गया है। कॉरपोरेट टैक्स को पहले ही जितनी छूट दे दो कि उसके बचे हुए पैसे का मतलब 0.0 समथिंग परसेंटेज जो है वो खैरात के रूप में बांट दो और बोलो कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं, फ्री बीज है। अरे फ्री बीज तो ले जा रहा है जिसको ले जाना है, दिखता भी नहीं है। और हम जनता को बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं कि फ्री बीज दे। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं फ्री बीज गलत नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि वो फ्री बीज है ही नहीं। वो छीन लिया गया पैसा, डकार लिया गया पैसा, लूट लिया गया पैसा, उसका थोड़ा सा हिस्सा फ्री बीज के नाम पर दिया जा रहा है। फ्री बीज है ही नहीं। इसलिए जो लोग बोलते हैं कई बार फ्री बीज, तो मैं उन सबको इसी एंगल से देखने और दिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैं फिर से वापस आता हूं कि दिल्ली की राजनीति में जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री हुई तो कांग्रेस नेताओं के उस संघर्ष को, जिसमें यह संदेश था कि इस बार हम कोई तालमेल या कोई गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस सरकार के खिलाफ हम चुनाव में उतरेंगे, इस भावना को राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से आवाज दी, जबरदस्त तरीके से पुश किया। और यह भावना इतनी मजबूत थी, कितनी जरूरत थी कांग्रेस को इस भावना की कि सेंट्रल लीडरशिप से हमको ऐसा सपोर्ट मिले कि गठबंधन के चक्कर में हमें उचित रास्ते की राजनीति से विमुख न होना पड़े। यह चीज मिला, और यह चीज जैसे मिला, जनता को तो मानो अपोजिशन की दरकार थी। कोई हो जो हमारी बात बोले, कोई हो जो बोले कि एक के साथ एक फ्री शराब कैसे बांटी जा सकती हो, किस मुंह से सियासत करते हो भाई? एक बोतल के साथ एक फ्री दोगे, एक बोतल के साथ एक कोको कोला फ्री दिखा के बता दीजिए, कोई देगा क्या? कोई भी कोल्ड ड्रिंक एक के साथ एक फ्री देता है? नहीं देता है। आप जानते हैं वो तो हर बार बोतल की साइज जो है 1 लीटर से 800 ml होकर के घटता जाता है और दाम स्थिर या फिर बढ़ता जाता है। तो वो तो लूटने का चलता है। यार शराब है कि फ्री का दिया जाएगा? नहीं। तो उसमें जो भी हुआ उसका विरोध होना चाहिए। तो कौन करेगा? बीजेपी करेगी नहीं। बीजेपी को तो बस सरकार बनाने के लिए जितना विरोध करना है उतना विरोध करेगी। वो सबूत जुटाती है अपने संसाधनों से, सत्ता में होने के कारण, ताकि किसी को ब्लैकमेल किया जा सके। मेरे साथ आके राजनीति करो फिर ठीक है, फिर कमाओ रहो, जैसे करना करो ठीक है। मेरे खिलाफ राजनीति करोगे तो फिर हमारे पास तो ये एजेंसी, वो एजेंसी, ये एजेंसी सब मिल करके आपके खिलाफ फाइल तैयार है। बीजेपी की सरकार ने यही किया है। हर उद्योगपति का फाइल तैयार किया, हर अफसर का फाइल तैयार किया, हर जस्टिस का फाइल तैयार किया, हर छोटे बड़े लोगों का फाइल तैयार किया, और कुछ नहीं करती बीजेपी। बस वक्त आने पर कहती कि भाई मेरे हिसाब से काम कर दो जैसा हम चाहते हैं। नहीं करोगे तो फाइल है हमारे पास, जाओ उसके घर में रेड मारो। नहीं मारोगे, तुम्हारी फाइल मेरे पास है, कैसे तुम यहां पहुंचे हो मुझे पता है। और इसी किस्म से हर डिपार्टमेंट में इसके काम करने का तरीका यही। और इतना ही नहीं, अगर नहीं करोगे तब तो फाइल तैयार है, अगर करोगे तो जिंदगी में किसी चीज की कमी रहने नहीं दूंगा। ये होता है। तो बेईमानी करने के रास्ते पर चलने के लिए इतनी आराम सुलभ जिंदगी जिसमें कैश की कोई कमी नहीं होगी, कभी कोई ईडी सीबीआई नहीं आएगा, तो चलो दो, सत्ताधारी दल के साथ रहो। ये राजनीति शुरू की है। तो इसका विक्टिम कौन है? बात है इसका विक्टिम कौन है? आपको लग सकता है कि सत्ताधारी दल फायदे में है, हर जिससे काम करा रहा है वो भी फायदे में है, लेकिन विक्टिम कौन है? दिखता जरूर है कि विक्टिम वो है जिसके घर में रेड पड़ रहा है।
दिखता जरूर है, विक्टिम वो है जिसके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो प्राथमिक नहीं है, वो द्वितीयक विक्टिम है, सेकेंडरी है। वो पहला विक्टिम जनता है, क्योंकि जनता के हितों को खत्म करने के लिए ही इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। अपोजिशन रहेगा ही नहीं तो जो मनमानी वो करेंगे। ये हुआ है बीते 10 सालों में। भाई 3 कृषि कानून आए, तालियां बजा के पास हो गया। 3 कृषि कानून चले गए, तालियां बजा के पास हो गया। न चर्चा न बहस। सारी जब 3 कृषि कानून आया तब भी वो मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी का, जब उसको वापस लिया गया तब भी वो मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी का। वाह 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 वाह, यही तो हुआ है। दुनिया के लेवल पर हम विश्व गुरु बन गए, ये सब सारी बातें हुई, लेकिन वास्तव में हम कहां पहुंचे हम देख रहे हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने जा रहे हैं, पूछ नहीं रहा है, सबको पूछ रहा है, शी जिनपिंग के पीछे आगे पीछे कर रहा है कि हमारे पास आ जाओ आ जाओ। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को पूछ ही नहीं रहा है, यहां पहुंचा दिए। बांग्लादेश से दोस्ती खत्म, नेपाल से खत्म, पाकिस्तान से खत्म, चाइना से खत्म। अरे है क्या, किस बात का विश्व गुरु? लेकिन फिर भी कहेंगे। भाई कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ के बारे में अखिलेश यादव ने बीच बीच में आईना दिखाने का काम किया, तो क्या हुआ? अखिलेश यादव आज देख लीजिए कुंभ में क्या हुआ। बड़ी भीषण आग लगी, हमने तो देखा कि नोट भी जले हुए मिल रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? तो जिनकी वजह से आग लगे वो हिंदू विरोधी है, या जो बता रहा था कि आग लग सकती है व्यवस्था रखो वो हिंदू विरोधी है? लेकिन माहौल ऐसा बना दिया कि सवाल करोगे तो हिंदू विरोधी भी हो, देश विरोधी भी हो, पाकिस्तान परस्त भी हो, चाइना परस्त भी हो, सोरोस के आदमी भी हो, अमेरिका के भी आदमी हो, खालिस्तानी भी हो, कनाडाई भी हो, सब हो। अगर सवाल पूछोगे तो इस चीज को बदलने के लिए दिल्ली का चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने इस त्रिकोण बना दिया है चुनाव में, और इस त्रिकोण में मजबूत कोण कांग्रेस उभर कर आती है तो राहुल गांधी और कांग्रेस की सियासत मजबूत होगी। और जितना मजबूत होगी, अगर सेकंड नंबर पर रहती है तो वो भी एक बात होगी, उपलब्धि होगी। पहले नंबर पर रहती है तो तेलंगाना हो जाएगा। तो इस कोशिश में चल रही है चीजें। मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, नैकडोर, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ आदिवासी एंड दलित ऑर्गेनाइजेशन, और टीसीएम द कन्वर्जेंट मीडिया से मैं जुड़ा हुआ हूं, और नैकडोर से अशोक भारती जी और मेरे साथ रंजन कुमार जी, ये तीनों मिलकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और उसमें उस सर्वे का हम खुलासा करेंगे जो हमने 1 तारीख से 15 तारीख के बीच दलित वोटर्स के बीच में दिल्ली में कराया है। दिल्ली में हमने साझा सर्वे कराया है, उसकी फाइंडिंग्स आ चुकी है, लेकिन मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक कि उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दूं, और उस फाइंडिंग्स को लेकर के हम सामने आएंगे। तो वो भी एक बात होगी दिल्ली की राजनीति को समझने के लिए। वो सर्वे मेरे ख्याल से एक आईना होगा। 15 तारीख तक की जो स्थिति है उसको जरूर वो सर्वे बयां करता है, तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। अपने भी चैनल में देखेंगे, कल तो संभव नहीं होगा, परसों हम कुछ करेंगे अपने चैनल में, पूरा सर्वे की डेटास के साथ आपके सामने आएंगे, ये भी होगा। लेकिन दिल्ली की सियासत बदली है, ये तो हम आपको पहले से कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं। सर्वे कराया, उसका नतीजा छोड़िए, बिना सर्वे के भी कह रहे थे, क्योंकि महसूस हो रही है, और ये महसूस हो रही है दिल्ली की सियासत बदलती हुई, क्योंकि दिल्ली में 2 तरह की एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, एक केंद्र सरकार के खिलाफ, एक राज्य सरकार के खिलाफ। और ये दोनों एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की गैर मौजूदगी में एक दूसरे को क्रॉस कर दे रही थी, और यही इनकी मिली भगत है, यही इनकी मिली भगत है। लड़ते रहो, सत्ता और विपक्ष बने रहो, या तो तुम सत्ता में रहोगे या हम रहेंगे,
किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। यही इनकी मिली भगत है। राजनीति इतनी आसान नहीं होती। राजनीति को समझने के लिए अब आंख कान नाक खोलना पड़ता है, क्योंकि अब राजनीति कई किस्म से की जाती है। दिल्ली की राजनीति यही है, या तो बीजेपी सत्ता में रहे या आम आदमी पार्टी सत्ता में रहे, या तो विपक्ष में बीजेपी रहे या तो आम आदमी पार्टी विपक्ष में रहे। इन दोनों में यहीं पर तालमेल है, और इसी तालमेल की बात अजय माकन ने की है, और इसी चीज को राहुल गांधी ने भी समझा है। और इसीलिए राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में तमाम तरह की बातें होने के बावजूद तय किया कि नहीं, दिल्ली में अपनी कांग्रेस का और अपने कांग्रेस परिवार का साथ देना है, और दिल्ली की जनता की आवाज जो वो बुलंद कर रहे हैं उसको हम दबने नहीं देंगे। यही एक छोटा सा संदेश है, छोटी सी भावना है, जिसके बड़े इंपैक्ट सामने आ रहे हैं। और राहुल गांधी सोमवार से 20 जनवरी से जो दिल्ली में पदयात्रा करने जा रहे हैं, आप ये समझिए कि ये पदयात्रा क्या है, कहां से शुरू हुई। ये पदयात्रा वाल्मीकि मंदिर से शुरू होगी। वाल्मीकि मंदिर क्यों? दिल्ली में बहुत महत्व बढ़ गया है वाल्मीकि मंदिर का, क्योंकि जब से अमित शाह ने बोला कि अंबेडकर अंबेडकर बोलने का फैशन चल पड़ा है, इतना नाम तो भगवान का लेते तो 7 बार मोक्ष मिल जाता, स्वर्ग मिल जाता। उसके बाद से दलितों का अभिमान जाग गया। अब दलितों का अभिमान जागा, दलितों को लगा कि हमारा अपमान जानबूझकर बीजेपी कर रही है, तो उस भावना को, दलितों की इस भावना को चुनावी वोट में तब्दील करने के लिए तुरंत आम आदमी पार्टी आई, कहा कि बाबा साहब अंबेडकर स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं। उनके पीछे भी जय भीम का नारा लगने लगा। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दलित का नाम लेने लगे। ये क्या है? ये मुद्दा उठा के आम आदमी पार्टी को देना है। राज्यसभा में अमित शाह ने बोला, जेपी नड्डा ने बोला, क्षमा कीजिए, जेपी नड्डा ने बोला पूर्वांचली, रोहिंग्या और फला है, घुसपैठिया है, मैंने उनके साथ उनका कंपेयर किया। तुरंत संजय सिंह खड़े हो गए, पूर्वांचलियों का अपमान है और ईंट सीट बजा देंगे वाली बात हो गई, और वो राजनीति दिखने लगी। अब ये दोनों तनातनी करने लगे। ये इसको बोलते हैं झूठ मूठ का जो झगड़ा होता है, रगड़ा, वो हो रहा था। ये हो जाता, जनता को पता भी नहीं चलता, ये हो जाता। कांग्रेस इंडिया गठबंधन डूबी रहती और आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को सत्ता और विपक्ष में बनाए रखते। नो प्रॉब्लम, राजनीति ठाट से चल रही है। लेकिन कांग्रेस आई है और राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जो ये वाल्मीकि मंदिर से पदयात्रा शुरू होगी, उसका मतलब सीधे संविधान की रक्षा, क्योंकि इसको बहुत बड़ा डायमेंशन दे दिया है राहुल गांधी ने कि संविधान है तो सबके लिए बराबरी के अवसर हैं, उसके लिए लड़ाई है। अगर संविधान नहीं है तो बराबरी के अवसर की बात ही खत्म, उसके लिए लड़ेंगे क्या, वो बात ही खत्म हो जाएगी। संविधान रहेगा तो बराबरी के अवसर उसमें हमें दिए गए हैं, उसके लिए हम लड़ेंगे कि हमें नहीं मिल रहे हैं। और संविधान, इसमें कौन लोग हैं, बहुत राहुल गांधी विस्तार से बताते हैं कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए, आजादी के दीवाने हुए, समाज सुधारक हुए, धर्म सुधारक हुए, उन तमाम लोगों की का जो मूल मंत्र है कि समाज में विकास की धारा का लाभ हर एक व्यक्ति को मिले, सब लोग शिक्षित हों, कोई विकास की धारा से दूर न रह जाए, इसकी गारंटी संविधान करता है। और जो कोई भी इस संविधान पर चोट करता है वो सबसे पहले बराबरी का दुश्मन होता है। वो छुआछूत का समर्थक होगा, वो मनुवाद का समर्थक होगा, वो जात पात का समर्थक होगा, वो हिंदू मुसलमान का समर्थक होगा, वो सांप्रदायिकता को पसंद करेगा, वो नफरत को पसंद करेगा, वो समाज में हलचल, जो बुरी हलचल होती है उसको पसंद करेगा। लेकिन जो संविधान प्रेमी होंगे वो इन सबको नकारेगा।
यही दो शक्तियां हैं, इन्हीं दो शक्तियों के बीच में लड़ाई चल रही है। और दिल्ली का चुनाव राहुल गांधी यही दिखाने के लिए आ रहे हैं। दिखा कितना पाते हैं, जनता को कितना महसूस करा पाते हैं, ये सब है आने वाले 15 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की इस सियासत ने उन दोनों खिलाड़ियों को डरा दिया है। दोनों सत्ताधारी दल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों सत्ता में है, दोनों से जनता नाराज है। एक पोल्यूशन दिए हुए है, सांस लेना मुश्किल है, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगाड़ रखा है कि लो नशा करो मौज करो। भाई नशा करो मौज करो, नशे को ही जिंदगी बना दिया है। भाई कहां मुंद्रा पोर्ट से आता है, कहां कहां जाता है, और दिल्ली को बना दिया। कनॉट प्लेस इलाके में कोई भी आदमी चले जाए, देखे कोई भी व्यक्ति आपके हाथ से कुछ भी छीन के भाग सकता है, क्योंकि वो नशेड़ी है, और वो नशेड़ी, उसको नशा के लिए पैसा चाहिए, नशा के लिए पैसा चाहिए। हर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं कनॉट प्लेस में, दिल्ली के एकदम सेंटर पर, वहां उन इमारतों के पीछे ये नशेड़ी नशा करते हैं, खुलेआम करते हैं, और वहीं बैठ के सबकी जानकारी में है। लेकिन नशा बिकवाना, इस धंधा का चलता रहना उन लोगों के जिनके हित में है, उन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी है कि इसको रोके। लेकिन वो क्यों रोके? ये तो कंज्यूमर हैं, नशा के कंज्यूमर, और ये जो दे रहे हैं वो कारोबारी। तो भाई कारोबारी फ्रेंडली है सरकार, वो कारोबार क्यों ना कराएगी? एक सरकार है जो शराब बिकवा रही है, एक सरकार है जो नशा करा रही है। दोनों मिलकर के दिल्ली की जनता को मौज में रखे हुए। तुम नशा करो, मौज में रहो। इस मौज से निकालना है। ये मौज नहीं चाहिए समाज को। ये मौज देश को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इस बात को बोलने वाला कौन है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो नहीं है, दोनों तो उस मौज को कराने में लगे हुए। एकमात्र तीसरी पार्टी तो कांग्रेस ही है। वामपंथियों की तो बिसात ही नहीं रही, एक सीट भी नहीं लड़ने की हैसियत है, वो क्या बीच में लड़ेंगे? तो सारी उम्मीदें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर आ पड़ती है कि इसको खत्म करना है, ये नहीं चलेगा, ये हमारी जिंदगी तबाह हो रही है। ये लोग कहते हैं झोपड़ी दे रहे हैं, जहां झोपड़ी वहीं मकान। अरे कितने झोपड़ी है पता है दिल्ली में? झोपड़ी में रहने वालों की संख्या 20 लाख से ऊपर है, और इनके लिए कम से कम 5 लाख मकान बनाने होंगे। बनाया है क्या आपने? पहल की है? चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, किसी ने पहल की है क्या? नहीं की। बेसिक काम ये कर ही नहीं रहे, लेकिन नारा देने में वही उस्ताद है। हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले भी उड़ेंगे, कितना सुंदर लगा था नारा। उसी तरीके से जहां झोपड़ी वहीं मकान, इस तरह के लोक लुभावन नारे देते हैं। लेकिन जनता के हितों के खिलाफ उनकी पूरी राजनीति है। वो जनता का भला कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। इसीलिए ऐसी सियासत की जरूरत है जो जनता को में आत्मविश्वास भरे, उसको सही राजनीति से जोड़े, उनको सही और गलत का फर्क समझ में आए। कौन सही और कौन गलत है समझाना जरूरी है। इसके लिए संघर्ष है, इसके लिए राजनीति की जरूरत है। और कम से कम देश में किसी के पास में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर पार्टी जो थोड़ी बेचैन होती वो कितने टुकड़ों में बट जाती, आप देख रहे हैं। जहां आप लड़ने का कुछ कीजिए, आपकी पार्टी तोड़ दी जाएगी, आपका परिवार तोड़ दिया जाएगा, आपके परिवार के आदमी को आपके खिलाफ टिकट दे दिया जाएगा। भाई चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहता? खिलाफ में लड़ेंगे। झारखंड में दिया, भाई हेमंत सोरेन की भाभी को टिकट दिया, भाई पारस पासवान और चिराग पासवान में लड़ा दिया। उद्धव ठाकरे, और आप जान ही रहे हैं राज ठाकरे भी थोड़े पहले की बात हुई, लेकिन पूरी पूरी पार्टी तोड़ दी। शरद पवार की पार्टी में अजित पवार शरद पवार में झगड़ा लगा दिया। कहा नहीं किया भाई? हर जगह पार्टी तोड़ने का काम, परिवार तोड़ने का काम। जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनके साथ भी यही होता है। मेरे खेमे में आओ, यहाँ एक ही खेमा है, दूसरा खेमा नहीं है, और इस खेमे में रहना होगा तो ये कंडीशंस हैं।
उसी हिसाब से देश चल रहा है। तो वैकल्पिक सियासत की बहुत आवश्यकता है। अब मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से आपके ही प्रश्न भी लेना चाहूंगा। लता प्रेरणा जी लिख रहे हैं, प्रेम सर, मैं आपका और अजय शुक्ला जी का बहुत बड़ा फ्रेंड हूं। आपका प्रोग्राम 100% सही होता है। सोनू सिंह, कुवैत से। सोनू सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद त्यागी लिखे, एक साथ सबको नमस्कार कह रहा हूं। सबको नमस्कार भाई, आपकी तरफ से भी अरविंद त्यागी जी, मेरी भी नमस्कार ले लीजिए आप सब। और जैसन फ्रांसिस जी एनोनिमस में से बात कर रहे हैं, और इंजीनियर होना गर्व की बात है, छुपाने की नहीं। विधि जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आमतौर पर बातचीत में लोग अपनी नाक ले आते हैं, अपना ईगो ले आते हैं। ऐसी बात बिल्कुल मत बोलिए। जो जिसको आपको बोलने से अच्छा लगता हो सकता है, लेकिन दूसरे को सुनने से अच्छा नहीं लगता हो, ऐसी बात बोलिए ही नहीं भाई। क्यों नहीं हम एक दूसरे का सम्मान करके बातें कर सकें और प्रेरित करने वाली बातें करें। और क्योंकि ये लाइट मूड में हल्की बातें करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आगे हैं, आपको मेरा हेल्प चाहिए तो जरूर बताना, सोनू सिंह कुवैत से। लता परेरा जी, हेल्प क्या? हेल्प तो यही है कि आप हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं, यही हेल्प है। और विधि जी एंड भाई जी, जैसन फ्रांसिस जी को नमस्कार। सारी नमस्कार वाली चीजें मैं क्रॉस करता हूँ, बढ़ता हूँ, सबका नमस्कार ले लिया। जो भी परिवर्तनकारी मूवमेंट होगा कांग्रेस ही करेगी, इतिहास गवाह है। और लता परेरा जी के एक ले लें, कुवैत से सोनू सिंह, इस बार दिल्ली में कांग्रेस का धमाका, 25 से 30 सीट कांग्रेस। और आगे देखिए, प्रदीप भामू जी नमस्कार कर रहे हैं। जसलीन बहन, आज उसे कम होगा वरना आती जरूर, काम होगा वरना आती जरूर। और विधि जी लिख रहे हैं, ज्योति जी ने प्रोग्राम में बताया था वह आज आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। चलिए मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ तेजी से। प्रतिक्रियाएं छांटने का मुझे समय नहीं मिलता, सीधे बात करनी होती है। दोराती ई डूजा रिचर्ड कह रहे हैं, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट यू टू स्पीक अबाउट द बैन ईवीएम इन आवर कंट्री इंडिया इन एंड इट्स सिविल सोसाइटी सिटीजन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स, ब्रिंग बैक बैलेट पेपर वोटिंग। बहुत सही आपकी टिप्पणी, और इसका भी हमें तरीका निकालना पड़ेगा कि कैसे ये लड़ाई लड़ी जाए। ओटीएस कह रहे हैं, भाजपा किसी का सगा नहीं जिसे ठगा नहीं, पीएम सीएम जुमलेबाज, गृह मंत्री तड़ीपार, ईसीआई चीफ, ईवीएम घोटालाबाज, बीजेपी धर्म पुजारी नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड रुपया और अडानी अंबानी के पुजारी हैं, जागो अंधभक्त, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। और आगे बढ़े, विधि जी लिख रही हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियर हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट हूं मैं। अच्छा चलिए बात आगे बढ़ाएं। ओटीएस लिख रहे हैं, भाजपा किसी का, वही रिपीट हो रहा है। फिर मैं प्रतिक्रियाओं में आऊं तो प्रेम सर को बोल दो स्क्रीन बंद कर दें। स्क्रीन बंद कर दें, ये कैसे होता है? आगे देखें, ओटीएस लिख रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अलग प्रतिक्रिया दें। कोई रुद्र नाम से जब डीबी लाइव पे नाम नहीं शो करेगा। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन की बात। तो मैं प्रतिक्रियाओं में बातचीत ही मुझे ज्यादा लग रही है, मुझे पॉलिटिकल बात ऐसी नहीं मिल रही है जिससे कि बात को मैं आगे बढ़ाऊं। चलिए, एक प्रतिक्रिया आई विधि जी की, कांग्रेस ने अति उदारता के कारण अपनी जमीन कमजोर की है। अति उदारता को कारण बता रही हैं। राठौर जी लिख रहे हैं, जसलीन बहन जी साफ बोलिए, प्रशांत मिश्रा हैं वो जो हिंदू राष्ट्र बोल चंदा मांगता है। आगे बढ़े, तैयब जी लिख रहे हैं, बीजेपी ने राजनीति को राजनीति और काम करने को भिखारी नीति बना दिया है। जसलीन बेनीवाल जी का कहना है कि भाई बहरूपिया के असलियत पकड़ा गया तो ब्लॉक किया है हुआ है। चलिए आगे बात है। एक साथ नमस्कार, सभी को पान खाने गया था। अच्छा, बहुत अच्छी बात। विधि लिख रहे हैं, सर यूएसए, फ्रांस, नेपाल, चाइना, म्यांमार, केन्या, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इन सब देशों से अडानी के कारण रिश्ते
खराब हुए हैं हमारे देश के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अडानी जहां जहां पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया का नाम इसमें छूट रहा है मेरे ख्याल से, फिर भी आपने बहुत सारे नाम गिनाए, मैं तो बोलते में 2-4 ही बोल पाता हूँ, छूट जाता है। और हरि जी लिख रहे हैं कि ईवीएम असंवैधानिक मशीन हटाओ, बोल्ड पेपर से चुनाव हो। राहुल गांधी प्रियंका गांधी आंदोलन में ये मांग उठाओ, देश बचाओ, जनता का अधिकार लूटने वाले लुटेरे भगाओ, देश बचाओ। ये आवाज उठ रही है जनता के बीच से। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, क्या राहुल गांधी का आंदोलन किस बात को लेकर हो रहा है? ईवीएम और संवैधानिक मशीन को हटाने के लिए या और किस बात को लेकर के? इस बारे में मैंने पर्याप्त बोला है हरिशंकर जी, आपने सुना होगा, तो मैं अभी जवाब नहीं दे रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। आई थिंक ट्रम्प कॉल्ड नेतान्याहू not to accept peace deals with Gaza to win US elections। अच्छा, आगे देखें। राठौर जी लिख रहे हैं, विधि जी प्लीज बी केयरफुल विथ फ्रॉड आचार्य प्रशांत मिश्रा। अच्छा, विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, रागा इज द ओनली पर्सन हु कैन सेव एंड बिल्ड आवर पीपल इन द कंट्री। और आगे बढ़ें तो जैसन फ्रांसिस जी आज कुछ गुस्से में है, बहुत इधर उधर भटक रहे हैं फ्रांसिस जी। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी का आंदोलन को खत्म करने के लिए आरएसएस बीजेपी वाले राहुल गांधी को अरेस्ट कर जेल में डाल दें कि बात आ रही है, ये क्या सच है? देखिए, राहुल गांधी को जेल में डालने का जो समय होगा वो समय भी कुछ महत्वपूर्ण होगा, जब ऐसा करने से बहुत बचाव हो रहा हो, ऐसा करना जरूरी हो गया हो, वरना राहुल गांधी को जेल में डालने से देश में एक राजनीतिक भूचाल आएगा। इस बात से भी बीजेपी डरती है और ये करना आसान नहीं है। वी मूर्ति जी लिखे, सर हम डॉलर को 100 पर पहुंचा कर मानेंगे, विश्व गुरु का विष पब्लिक को पीना पड़ेगा। अच्छा, जसलीन जी लिख रहे हैं, रुद्रा केवल प्रेम सर को सहन कैसे करते हैं, ये तो कौन के चैनल है? अच्छा, जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, एके जी नो जस्ट कंपैरिजन लोल बिटवीन डिड यू गो टू ए केंद्रीय विद्यालय। चलिए एक बात आगे बढ़ाऊं मैं धीरे धीरे। प्रतिक्रिया, कुंभ मेला में जनता को कोई सुविधा नहीं देकर जनता को लूटा जा रहा है, उस तरह दिल्ली को झुग्गी झोपड़ी को खत्म कर यहाँ की जनता को खुला आकाश के नीचे रखने को की सोच है। बिल्कुल सही बात। विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, प्रेम सर यू आर एब्सोल्युटली राइट टू रेस्पेक्ट एवरीवन बिफोर टॉकिंग अगेंस्ट एनी कमेंट्स। और आगे देखें, श्री किरण जी कह रहे हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। आप तो आंसू गिरा देंगे श्री किरण जी। लता मंगेशकर जब ये गाना गाई थी तो जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे, और वो परंपरा अभी खत्म नहीं हुई है। जब जब ये गाना बजता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो चलिए आज की प्रतिक्रियाओं को हम यहीं विराम देंगे। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, ये धन्य जवान वो आपने थी धन्य वो उनकी जवानी। ये गीत याद दिलाएं। जैसन फ्रांसिस जी के, विधि जी इट कुड बी आइदर और बोथ, एक्चुअल पनिशमेंट इज दैट ही हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। हाँ, तो आज प्रतिक्रियाएं बहुत हैं लेकिन हम आगे और नहीं ले पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैंने आज आपका पर्याप्त समय लिया है, और मैं आप सबसे यही आग्रह अंत में करता हूं कि आप हमारे और आपके अपने YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और ट्विटर पर भी आप @AskThePremKumar जुड़ सकते हैं। फॉलो शब्द बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आजकल दुनिया में फॉलो ही कराया जाता है। हमें दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।